के बारे में पूरी बताई दी, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया और 2019 और 20 में आई हुए यूपी बोर्ड में आई हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बता दिया। तो अब मैं आपके सामने दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, फलन। फलन तो देखते हैं, ऐसे परिभाषा के द्वारा समझते हैं कि फलन है क्या। ठीक है, तो चलते हैं फंक्शन यानी परिभाषा के द्वारा देखते हैं इसे। तो समझते हैं परिभाषा के द्वारा फलन क्या है। किसी दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना है कि ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, फलन कहलाता है। तो आपको मैंने पहले समझा दिया था कि अरिक्त समुच्चय क्या होता है। तो आप अरिक्त समुच्चय तो जानते ही हैं और संबंध के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो ए तथा बी के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना है कि ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, फलन कहलाता है। तो आप अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको कि प्रतिबिंब क्या है। तो चलो इसे देखते हैं एक चित्र के द्वारा। जैसे कि एक ये चित्र रहा, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये समुच्चय ए का है और ये समुच्चय बी का बॉक्स है। ठीक है, ये समुच्चय ए का बॉक्स है, ये समुच्चय बी का बॉक्स है। ठीक है, इसमें मैंने अवयव लिए हैं ए, बी और सी, और इसमें अवयव लिए हैं मैंने 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका रिलेशन 1 के साथ है और बी का रिलेशन 2 के साथ है और सी का रिलेशन 3 के साथ है। ठीक है, सी का रिलेशन 3 के साथ है। तो किसी दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी, दो अरिक्त समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है, के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना है। जो संबंध या नियम है वो इस प्रकार स्थापित करना है कि ए के प्रत्येक अवयव का, जो ए का जो प्रत्येक अवयव है का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो। प्रतिबिंब, अब आप देखते हैं प्रतिबिंब क्या है, इसे समझते हैं। जैसे कि जो ए का प्रतिबिंब है केवल एक, ए का जो प्रतिबिंब है एक है इसका प्रतिबिंब। तो जो ए का जो मतलब लिखा है एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, तो इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है जो बी में विद्यमान है। ठीक है, इसका एक ही प्रतिबिंब है जो बी में विद्यमान है और इसके दो प्रतिबिंब कभी भी दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे बी का केवल एक ही प्रतिबिंब है, जैसे ए का भी एक ही प्रतिबिंब है। अब दूसरे चित्र के द्वारा समझते हैं। या तो जैसे एक पॉइंट मान लीजिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान होना चाहिए। तो नंबर 1 में लिख सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो। दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे कि अब आप देख लीजिए कैसे दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ये फलन है, ठीक है, इसे आप बोल सकते हो कि यह फंक्शन है, इसे आप बोल सकते हो कि यह फलन है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि ऐसे एक ये समुच्चय रहा और दूसरा बी समुच्चय का ये बॉक्स रहा, एक ये ए और ये बी। इसमें अभी मैंने लिए ए, बी, सी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे डी मैंने ले लिया और इधर लिया मैंने 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो मैंने इसके साथ संबंध कर दिया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और इसे एक अवयव छोड़ दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई अवयव छूटा हुआ हो। समुच्चय ए में ऐसा कोई भी अवयव ना हो जो छूटा हुआ हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ए तथा बी के बीच संबंध यानी हम इस प्रकार स्थापित हो कि ए के प्रत्येक अवयव का, यानी कि जो ए के जो प्रत्येक अवयव हैं उनका संबंध बी के साथ जरूर होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, जो इसका जो प्रतिबिंब है केवल एक ही विद्यमान हो बी में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अब 1 का प्रतिबिंब है, जैसे 1 का प्रतिबिंब आप निकालेंगे 1, इसका प्रतिबिंब 1 है, इसका भी प्रतिबिंब इससे नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये फंक्शन तो नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव का जो कंडीशन दी गई थी वो ये कंडीशन थी, प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में हो और ए तथा बी के बीच संबंध इस प्रकार स्थापित हो, यानी कि किसी दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना हो कि ए के प्रत्येक अवयव का,
ए के प्रत्येक, ए के जो है पहला अवयव है उसके प्रत्येक अवयव का हो, इसमें डी का जैसे नहीं है तो यह फलन नहीं होगा, फलन नहीं है। प्रत्येक अवयव जैसे कि ये प्रत्येक अवयव इससे संबंधित है, ऐसे ही प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए तभी वह संबंध फलन होगा। जैसे कि यह संबंधित नहीं है तो इसे आप फलन नहीं बोल सकते हो। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर इस प्रकार से भी है तो भी आप इसे फलन बोल सकते हैं। जैसे ए का बॉक्स ये रहा और बी का बॉक्स ये रहा, इसमें मैंने मान लिया 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसमें मान लिया मैंने ए बी और सी और डी, ठीक है। जैसे 1 का है ए के साथ, 2 का है ए के साथ, 3 का है ए के साथ और 4 का है बी के साथ, ठीक है। इस प्रकार से तो आप देख सकते हो कि इसका जो इमेज है केवल एक ही है, इसकी जो इमेज है वो केवल एक ही बन रही है, इसकी जो इमेज है वो भी एक ही बन रही है, इसकी इमेज है वो भी एक ही है। यानी कि इसकी मतलब प्रत्येक एक ही इमेज हो। जैसे कि इसमें कहा गया केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो, जैसे कि इसमें केवल इसका एक ही प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर कोई ऐसा होता जैसे कि एक ये रहा एक और एक बी का बॉक्स ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने मान लिया, इसमें मैंने माना ए बी और सी कुछ भी मान लीजिएगा, और इसमें मैंने 1 2 3, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ये हो और इसका भी प्रतिबिंब ये हो। यानी कि जो केवल इसका केवल एक ही प्रतिबिंब इसमें विद्यमान हो, ना कि दो, इसके दो प्रतिबिंब इसमें विद्यमान हो गए। जैसे कि बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, जैसे कि परिभाषा में, अब परिभाषा के द्वारा इन चारों चित्रों को देखते हैं। जैसे कि किसी दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी, दो मैंने अरिक्त समुच्चय मान लिए, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया, के बीच संबंध या नियम इस प्रकार स्थापित करना है कि ए के प्रत्येक अवयव का, यानी कि जो प्रत्येक अवयव हो, यानी कि जितने ए में जितने भी अवयव हैं उसके प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो। जैसे कि इसमें एक ए का अवयव है जिसका संबंध बी के साथ नहीं है तो यह फलन नहीं है, और इसमें देखिए आप तीनों का है तो यह फलन है। इसे आप बोल सकते हो कि फलन है। और इसे भी आप देखिएगा बी में विद्यमान हो, केवल एक ही प्रतिबिंब बी में विद्यमान हो। जैसे कि इसका प्रतिबिंब है वो एक ही विद्यमान है, इसका भी प्रतिबिंब केवल एक ही विद्यमान है, इसका प्रतिबिंब केवल एक ही विद्यमान है, इसका प्रतिबिंब केवल एक ही विद्यमान है। अब इस चित्र में देखिएगा, इसका प्रतिबिंब एक ये रहा और इसका भी प्रतिबिंब एक ये रहा, इसके दो प्रतिबिंब हो गए जो बी में विद्यमान है, तो इसे आप बोल सकते हो कि फलन नहीं है, फलन नहीं है। इसका भी इससे रिलेशन होगा, ठीक है, इसका भी इससे रिलेट कर सकते हो। लेकिन इसके दो प्रतिबिंब, यानी कि ए का एक प्रतिबिंब है और एक दो प्रतिबिंब है, ए के दो प्रतिबिंब है, जिससे फलन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका, यानी कि फलन परिभाषित नहीं है। इसकी दो कंडीशनें मेन होती हैं। पहली कंडीशन है वो ये है और दूसरी कंडीशन है वो ये है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, और इसकी देखो एक की 3 प्रतिबिंब हो गई और एक की केवल एक ही प्रतिबिंब है। बी वाले में कोई खाली रह सकता है अवयव जिसका संबंध ना मानिए, लेकिन जो ए में है, ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से संबंध होना जरूरी है, तभी वह फलन होगा। तो इसे भी आप फलन बोल सकते हो कि यह फलन है, ठीक है। और फलन को परिभाषित करने के लिए कैसे, फलन को मतलब इंगित कैसे, मतलब साइन है कोई, मतलब फलन को व्यक्त किससे करते हैं, जो साइन होता है उसका, उसे देखते हैं कि फलन को कैसे व्यक्त करते हैं, यानी प्रतीकात्मक रूप से इसे कैसे व्यक्त करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं कैसे व्यक्त करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से इसे एफ सच दैट ए टू वी, यानी कि जो फलन है वो ए और वी से इस प्रकार परिभाषित है। यानी कि आप बोल सकते हो कि एफ सच दैट ए, जो साइन होता है इसे 2 पढ़ते हैं, ठीक है, ए टू वी। एफ इस प्रकार है कि ए और बी से संबंधित है, जो ए और बी से संबंधित है। तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, जब आपको ये चीज़ दी जाए तो आप समझ लेना कि हमें फलन दिया गया है। जब फलन दिया गया है तो वो किस प्रकार है कि एक समुच्चय है वो ए है,
और जो दूसरा समुच्चय है वो v है। वो जो फलन है दो समुच्चयों से परिभाषित है, एक a और b से। वो किस प्रकार है, a से v, यानी कि जो फलन है इस प्रकार परिभाषित है कि a से v। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से या फिर कोई साइन से, इंग्लिश में बोले तो साइन से, इस प्रकार से फलन को प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इन चारों प्रतिबिंब को, चारों चित्रों के द्वारा आपने फलन को समझ लिया है कि कैसे फलन होता है और कैसे नहीं होता है। तो आप यहाँ से फलन की परिभाषा, और आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया और इसका चित्र भी बता के दिखा दिया कैसे होता है, तो आप फलन की परिभाषा को समझ गए होंगे और फलन क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं फलन के प्रकार। अब देखते हैं फलनों की प्रकार। आपने फलन की परिभाषा समझ ली है, फलनों के प्रकार जो आपके कोर्स में है इंटर में, वो आपकी फलन है कि फलन के प्रकार हैं केवल 4 प्रकार के। जैसे कि नंबर 1 में पहला नंबर है एकैकी फलन। पहला जो है एकैकी फलन, इंग्लिश में 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शन। पहला समझते हैं 1-1 क्या होता है। ठीक है, परिभाषा से देखते हैं कि 1-1 फलन क्या होता है। तो परिभाषा के द्वारा देखते हैं 1-1 फलन क्या होता है। 1-1 फंक्शन, इसे समझते हैं। एक फलन f a से b एकैकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों, तो यह संबंध एकैकी फलन कहलाता है। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया गया आपको f(x), कोई आपको f(x) फंक्शन दिया गया, कुछ भी फंक्शन हो आप मान सकते हैं कि f(x) इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया गया। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है x+1, एक फंक्शन दिया गया। ठीक है, f(x) x+1। अब आप इसमें f(x1) यानी कि f(x1) इक्वल टू, यानी कि आप x1 की जगह ये फंक्शन में आप दो वैल्यू पुट कीजिए, एक f(x1) और दूसरी f(x2). अगर इन दोनों की वैल्यू f(x1) इक्वल टू f(x2) हो और उसके बाद उसी प्रकार और जो लास्ट में निकल के आए वो x1 इक्वल टू x2 अगर निकल के आता है, तो ये आपकी एक कंडीशन है। एक तरीके से इसे याद कर लीजिएगा आप कि ये फलन एकैकी होगा तो इस कंडीशन को फॉलो जरूर करेगा। यानी कि अगर फंक्शन में दो वैल्यू, मैंने कोई दो चीज़ें पुट की, एक मैंने की x1 और दूसरी x2, और उसको सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 निकल के आया, तो समझ लीजिए वह फंक्शन एकैकी है। अब इसे मैपिंग के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एकैकी दो तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। या तो एक तरीका ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा तरीका है मैपिंग। मैपिंग के द्वारा आप देखिए कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं मैपिंग के द्वारा, ठीक है। तो मैंने मैपिंग बताई, एक बनाई मैपिंग ये रहा, ठीक है, और दूसरी ये, इसे मैंने मान लिया x और ये मैंने मान लिया y, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन मान लीजिए ये दिया गया था, इसमें मैंने f(x1) की जगह मैंने 1 पुट किया। जब आप इसमें 1 रखेंगे, x की जगह 1 मैंने रखा, तो आपको जो मिला वो यहाँ पर 1 रखिएगा जब, तो आपको मिलेगा 2। अब ऐसे मैंने यहाँ पर 2 रखा तो आपको मिलेगा 3। जब मैंने 3 रखा तो आपको मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक की 1-1 इमेज बन रही है, यानी कि केवल एक कोई भी वैल्यू रखिएगा और आपको हर बार उसका मान मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक बार वैल्यू रखें और उसका यानी कि परिभाषा के द्वारा देख सकते हैं आप, एक फलन a से 2b x एकैकी फलन कहलाता है यदि समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए, जैसे कि मैंने भिन्न भिन्न अवयव रखे हैं और अवयवों के लिए समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों। इसका देखिए अलग प्रतिबिंब है, ऐसा नहीं है कि इसका प्रतिबिंब 2 है तो इसका भी प्रतिबिंब 2, ऐसा तो नहीं है, प्रत्येक का प्रतिबिंब अलग अलग हो, तो उसे हम 1-1 फंक्शन कहते हैं, यानी कि एकैकी फलन। यानी कि प्रत्येक की एक ही इमेज हो तो यह फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाता है, यानी कि एकैकी फलन कहलाता है, ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। आप सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक इस कंडीशन द्वारा और एक आप मैपिंग के द्वारा, ठीक है। एक आप मैपिंग के द्वारा, दूसरी मैपिंग के द्वारा समझ सकते हैं, पहली इस कंडीशन के द्वारा और दूसरी मैपिंग के द्वारा। 2 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एकैकी फलन की जो कंडीशन है कि एकैकी फलन कब कब होगा,
तो नंबर 1 में कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी कि यही है, पहली कंडीशन इसकी है एक ही फलन होने का प्रतिबिंब, यानी कि बोले प्रतिबंध बोले तो कंडीशन। जो पहली प्रतिबंध है जो एक ही फलन होने का वो है f(x1) इक्वल टू, अगर आपने फलन में x1 रखा और x2 रखा और वो सॉल्व करने के बाद में x1 और x2 आए तो वह फलन एक ही होगा। तो पहली कंडीशन तो यही है। और अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है। जो दूसरी कंडीशन है, यदि फलन कृमित युग्मों में दिया जाए, यदि फलन कृमित युग्मों में दिया जाए, यदि फलन कृमित युग्मों के रूप में दिया जाए, अगर कोई फलन कृमित युग्मों के रूप में आपको दिया जाए तो उसकी तब फलन मतलब एक ही होने की कंडीशन है जो, तब वो क्या कंडीशन है वो देखते हैं। वो जो है वो है कि दो कृमित युग्मों के द्वितीय, यानी कि जो कृमित युग्मों के दिया जाए तो कृमित युग्मों के, तो कृमित युग्मों के द्वितीय घटक समान नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है वो ये, पहली कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है। दूसरी अब आप कहेंगे कैसे, कोई आपको फंक्शन दिया गया है f इक्वल टू आपको दिया गया है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 4, 5, ऐसा कोई आपको फंक्शन दिया गया है। तो इसमें जो द्वितीय घटक है, इसका जो द्वितीय घटक है वो कभी सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि 2, 3, 4, 5, ऐसे कि 2, 3, 4, 5 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो द्वितीय घटक है वो सेम नहीं है। अगर कहीं भी अगर आपका ऐसा लिखा मिले कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5 ऐसा लिखी मिले और आपके इसमें देखिए दो कृमित युग्म सेम है, यानी कि जो दूसरा कृमित युग्म है वो दोनों सेम है, तो आप इसे 1, 1 फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। 1, 1 फंक्शन का जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार का सही होगा, यानी कि द्वितीय अवयव कृमित युग्म के द्वितीय घटक हैं वो कभी सेम, दूसरे घटक जो दूसरा घटक है कृमित युग्म का वो कभी सेम नहीं होना चाहिए, तभी वह फलन एक ही होगा। अब जो दूसरी कंडीशन है उसे देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, यदि फलन y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है और कोई रेखा x अक्ष के समांतर खींचने पर वह ग्राफ को अधिकतम एक बिंदु पर काटती है तो फलन एक ही होगा। अब आप इसे समझते हैं कि कैसे होगा। ऐसे मान लीजिए x और y अक्ष के दो कोऑर्डिनेट बनाए मैंने, ये रहा x अक्ष का और ये रहा y अक्ष का, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार है, जो मूल बिंदु है वो है 0, 0, ठीक है। और जो मैंने कोई फलन लिया है वो लिया मैंने f(x) इक्वल टू, मैंने जो फलन लिया वो है इस प्रकार है, f(x) इक्वल टू ax प्लस v, जहाँ a भी अचर पद है v भी अचर पद है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस प्रकार का, यानी कि ax प्लस v, जिसका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। अब हम अपने मन से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं, x अक्ष की समांतर हमने एक रेखा खींची है, ठीक है। तो अब जो समीकरण है जो वो है ax प्लस b का, जो ये वाला समीकरण है, जो समीकरण की रेखा है वो है ax प्लस b की, ठीक है। और इस पर मैंने अपने मन से x अक्ष के पैरेलल, x अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा खींची है जो इसको काट रही है, वो एक ही जगह पे काट रही है। तो यह जो समीकरण होगा ax प्लस b वो एक ही होगा। अब आप दूसरे देखते हैं कि एक ही कब नहीं होगा। जैसे कि कोई एक फंक्शन है, मैंने मान लिया f(x) इक्वल टू साइन x का ग्राफ मैंने ले लिया, साइन x का मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। साइन x का मैंने ग्राफ ले लिया, तो जो साइन x का ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है,
आप देख सकते हैं कि आपने कभी देखा हो किताब में, तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस ग्राफ बनता है। अब एक्स अक्ष की अगर आप समांतर रेखा खींचेंगे, एक्स अक्ष की जब आप समांतर रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ को एक से अधिक जगह पर काट रहा है। तो जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा वो एक ही फलन नहीं होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो साइन एक्स होगा वो एक ही फलन नहीं होगा, क्योंकि यह एक से अधिक बिंदु हो। जब एक ही बिंदु पर रेखा काटे तो आप समझना कि यह फलन एक ही है। एक से अधिक बिंदुओं पर ग्राफ को काटे तो आप समझना कि यह एक ही नहीं है। तो इसके दोनों पॉइंट हुए, ठीक है। अब जो दूसरा प्रकार है वो है बहुएकेकी फलन, यानी मेन इवन फंक्शन। एक फलन बहुएकेकी फलन कहलाता है यदि एफ सच दैट इस प्रकार है कि ए टू बी में समुच्चय ए के बी में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब हों तो वह फलन बहुएकेकी होगा। जैसे कि समझते चित्र के द्वारा, जैसे कि एक ये रहा समुच्चय ए का, ठीक है, और ये है समुच्चय बी का डब्बा, ठीक है। ए में अभी हमें 1 2 3 4, इसमें ए बी सी, ठीक है, और एक और डी मान लीजिए आपकी। तो एक का है ए के साथ और 2 का भी है ए के साथ और 3 का है किसी और के साथ, यानी कि जो प्रतिबिंब है एक का ए के साथ है 2 का, यानी कि बी में एक से अधिक प्रतिबिंब हो। जब जैसे कि कहा गया बी में 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब हो तब वह फलन मेन इवन होगा। है फलन मेन इवन फंक्शन कहलाएगा, यानी कि मेन इवन फंक्शन। और जो मेन इवन फंक्शन होने की कंडीशन है वो पहली कंडीशन है, पहली जो कंडीशन है वो है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए, और एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। अगर ये है तो वह फलन बहुएकेकी होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है जो यदि कृमित युग्मों में, दूसरी जो कंडीशन है यदि जो कृमित युग्मों में, यदि कृमित युग्मों में द्वितीय घटक समान है, द्वितीय घटक समान हो तो वह फलन बहुएकेकी होगा। और तीसरी जो कंडीशन है यदि ग्राफ में कोई रेखा, यदि ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर खींचते हैं, एक्स अक्ष के समांतर खींचते हैं और वह ग्राफ को दो या दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है, और वह ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटे तो वह फलन बहुएकेकी होगा। आप देखते हैं जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू कोई माना मॉड एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। जिसका जो ग्राफ बनता है मॉड एक्स का वो इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब कोई रेखा हमने खींची एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको ये 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यह फलन बहुएकेकी होगा, यानी कि जो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है वो होगा बहुएकेकी, ठीक है। तो दूसरा प्रकार आपको इस प्रकार होगा। अब आपको तो तीसरा प्रकार देखते हैं कि तीसरा प्रकार कैसे है, ठीक है। तीसरा प्रकार देखते हैं। जो तीसरा प्रकार है आच्छादक फलन, यानी कि ऑन टू फंक्शन। एक फलन आच्छादक कहलाता है यदि सह-प्रांत परिसर के बराबर हो। अब इसे देखते हैं। कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू वी, ठीक है, एक फलन है। तो ए का डिब्बा हमने यहाँ पर बनाया और वी का जो है वो मैंने यहाँ पर बनाया। ए में अभी लिए मैंने ए वी सी, और इसमें अभी लिए 1 2 3, ठीक है। अब इसका इससे संबंध है, इसका इससे है, इसका इससे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 1 तो बन ही गया है, और जो इसका जो
मैंने आपको पहली क्लास में जो संबंध पढ़ाया था उसमें प्रांत, सह-प्रांत, परिसर के बारे में बताया था। तो जो बी वाला जो डब्बा होता है वो होता है सह-प्रांत, और जितनी ज़्यादा रिलेशन होता है वो होता है परिसर। तो आप देख सकते हैं कि बी वाले डिब्बे में जो है 1 2 3, जो इसका जो है वो है सह-प्रांत, ठीक है, सह-प्रांत है वो इसका ये निकल कर आया, ठीक है। अब अगर आप इससे परिसर निकालेंगे इसका, तो आप परिसर जो निकलेगा, परिसर जो निकल के आएगा वो भी 1 2 3, यानी कि अगर सह-प्रांत परिसर के बराबर है, यानी कि सह-प्रांत इक्वल टू परिसर, तो वह फलन, तो जो फलन होगा वो होगा अच्छादक फलन होगा। यानी कि आप जो कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो यह फलन अच्छादक होगा, ठीक है। तो अच्छादक इस प्रकार होगा। चौथा प्रकार देखते हैं आपका